मौजूद, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी के सरकारी घर पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। जिस वक्त ये हमला किया गया उस वक्त मनोज तिवारी अपने घर पर मौजूद नहीं थे, वो किसी समारोह में गए हुए थे। मनोज तिवारी के मुताबिक हमलावरों ने घर में घुसकर हर कमरे की तलाशी ली और घर में मौजूद उनके स्टाफ के साथ मारपीट भी की। हमले की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई और इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी लोगों की तलाशी भी जारी है। हमले के बाद मनोज तिवारी ने हमले की साजिश में वर्दी वाले का भी शामिल होने की आशंका जताई है। निश्चित रूप से इसमें बड़ी साजिश दिखती है और इसमें पुलिस की भी मिली भगत दिख रही है, क्योंकि जिस प्रकार से एक पुलिस वाले ने पूरा घर घुमा करके दिखाया है उन बदमाशों को। पहले वो बदमाश अटैक करते हैं, घर में घुस करके मारते हैं, फिर एक पुलिस वाला उन समूह को लेकर ही पूरा घर पूरा दिखाया है। तो मुझे या तो वो पुलिस वाला फेक होगा या तो वो मिला हुआ है, क्योंकि उसने मैं दोबारा डीसीपी को फ़ोन किया तब जाके उन्होंने ज़्यादा पुलिस भेजी है, तब उनको गिरफ्तार किया गया, वरना वो तो उनको भगाने के भी फिराक में था। दीपक बिष्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। दीपक, मामला क्या बनता नजर आ रहा है? जिस तरीके से मनोज तिवारी कह रहे हैं कि कोई वर्दी वाला भी इसमें शामिल है। देखिए नजर बहुत बड़ी खबर कही जाएगी, क्योंकि जिस जगह पर ये वारदात हुई है वो 100 मीटर से 150 मीटर की दूरी है नॉर्थ एवेन्यू थाने की, और दिल्ली का सबसे अहम माना जाता है इस इलाके को, क्योंकि यहाँ पर संसद के कई गणमान्य लोग रहते हैं और वहीं कई सारे सांसद यहाँ पर रहते हैं। और जिस तरह से वारदात हुई है वो मनोज तिवारी जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि उनकी जिस वक्त घर में मौजूदगी रहती है उसी समय के दौरान ये हमला हुआ, यानी कि जिस वक्त ये हमला हुआ लगभग 12 से 1 बजे के आसपास ये वारदात की घटना है। और मनोज तिवारी खुद इस चीज को नकार नहीं रहे कि अगर वो घर पे होते तो शायद उनके ऊपर भी हमला होता। तो जाहिर सी बात है कि इतने लोग एक साथ कैसे आए, क्योंकि एक ट्रक भी बाहर खड़ा हुआ था, उसमें भी कुछ लोग थे, और जिन लोगों ने यहाँ पर हमला किया उसमें एक वर्दीधारी, यानी कि वर्दीधारी का मतलब सीधा सीधा वो आरोप लगा रहे हैं दिल्ली पुलिस या किसी खाकी वाले पर, जो भी यहाँ पर था उसने पूरे घर को दिखाया था और मनोज तिवारी के कमरे के अंदर भी गए थे, मारते पीटते गालियां दी जा रही थी मनोज तिवारी को। और ये कौन लोग थे, क्या थे, इनमें फिलहाल 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार जरूर किया है, लेकिन अभी पुलिस इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने से कतरा रही है। उनका कहना है कि हम जांच कर रहे हैं कि आखिर ये कौन से क्या थे, क्योंकि कुछ ही दिन पहले बीजेपी का यहाँ पर परचम लहराया है और मनोज तिवारी को काफी बधाई मिली है। मनोज तिवारी इससे भी शायद दिल्ली बीजेपी प्रभारी है। बिल्कुल नजर बनाने के बीच दीपक बिष्ट, शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश अभी कर रही है कि कौन लोग इसके पीछे शामिल हो सकते हैं। रहेगी इस पर नजर। बढ़ेगी आगे अगली खबर की तरफ। दिल्ली एनसीआर में बेखौफ अपराधियों ने जमकर खून की होली खेली। दिल्ली के करोल बाग में एक ज्वेलर की उसकी दुकान में ही हत्या कर दी गई। मियांवाली में बदमाशों ने एक हिस्ट्री शीटर और उसके साथी समेत उसकी सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले की हत्या कर दी। तो गाजियाबाद में पार्किंग विवाद को लेकर एक कार सवार की हत्या कर दी गई। करोल बाग में ज्वेलरी वर्कशॉप में एक ज्वेलर का शव बरामद हुआ है। पुलिस को शक है कि हत्यारा वर्कशॉप में ही काम करने वाला कोई कर्मचारी है, क्योंकि मौके से कोई भी कीमती सामान गायब नहीं है। वहीं मियांवाली में एक एएसआई तब अपराधियों की गोली का शिकार हो गया जब कार में बैठे एक हिस्ट्री शीटर पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस वारदात में उसका एक साथी और उसका सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस का एएसआई जिसकी मौत हो गई है, जबकि कांस्टेबल हमले में जख्मी हुआ है। दिल्ली के पास गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पार्किंग पर हुई तू मैं इतनी ज्यादा बढ़ गई कि होंडा सिटी पर सवार आरोपियों ने स्विफ्ट कार में सवार लोगों पर गोली चला दी। हमले में एक शख्स की मौत हुई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद रोड रेज के दौरान हत्या के एक आरोपी संजीव कुमार का दावा है कि सर पर चोट की वजह से वो गिर गया, जिसकी वजह से उसको नहीं मालूम कि मृतक पर किसने गोली चलाई। आरोपी संजीव ने दावा किया है कि वो निर्दोष है। कोई गोली नहीं चलाई, बराबर में शिफ्ट खड़ी थी, उन्होंने झगड़ा हुआ, उन्होंने पता नहीं क्या मारा, मैं गिर पड़ा, पुलिस आ गई, मुझे बैठा दिया। आज की जिंदगी में 3 बड़े बदलाव के लिहाज से आज का दिन बहुत अहम है, बहुत खास है। आज से देश में लाल बत्ती कल्चर इतिहास बन जाएगा। पिछले महीने केंद्र सरकार ने फैसला लिया लाल बत्तियों को हटाने का। आज से ये फैसला लागू हो गया है। आज से खरीदारों को बिल्डरों की मनमानी से निजात दिलाने वाला और बिल्डरों पर सख्त नियम कायदों की बंदिश लगाने वाला रियल एस्टेट कानून भी लागू हो जाएगा। और आज ही से पेट्रोल के दाम में 1 पैसे और डीजल के दाम में 44 पैसे की बढ़ोतरी के साथ ही देश में 5 शहरों में रोजाना डीजल और पेट्रोल के दाम बदलेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम में वीआईपी कल्चर खत्म करने की अपील की गई और उन्होंने कहा कि
अब देश में वीआईपी नहीं बल्कि ईपीआई यानी कि एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट कल्चर होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकारी आदेश से बेशक लाल बत्ती खत्म हो जाएगी, लेकिन लोगों को अपने मन से इस कल्चर को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की पहल के बाद नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने पहले ही लाल बत्ती को अलविदा कह दिया था। न्यू इंडिया का हमारा कंसेप्ट यही है कि देश में वीआईपी की जगह पर ईपीआई का महत्व बढ़े। और जब मैं वीआईपी के स्थान पर ईपीआई कह रहा हूं तो मेरा भाव स्पष्ट है, एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट। लेकिन सरकार के इस कदम पर सियासत शुरू हो गई है। जहां बीजेपी नेताओं ने इसे सही कदम बताया, वहीं प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है, वहीं विपक्ष ने लाल बत्ती को हटाने को लेकर एक महज इसे जुमलेबाजी करार दिया है। विपक्ष का कहना है कि बदलाव तब माना जाएगा जबकि प्रधानमंत्री के काफिले पर आने वाला खर्च कम होगा। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो सही कहा है और वीआईपी कल्चर से ज़्यादा अच्छा है कि ईपीआई कल्चर हो कि हर व्यक्ति ही इम्पोर्टेंट है। मगर इसके लिए आवश्यक नहीं है कि खाली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो और कैबिनेट का नोट हो कि आप वीआईपी कल्चर में लाल बत्ती हटा दें। ये अंदर से भी आनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये सिर्फ मामला लाल बत्ती का नहीं है। लाल बत्ती तो प्रतीक ही है, तो आगे पीछे जो गाड़ियों का कतार होता है उसे कब कम करेंगे और खुद से शुरू, चैरिटी बिगिंस एट होम, खुद से शुरू करना चाहिए। और आज की एक और बढ़िया खबर है, आपको बता दें कि आज से बिल्डर नहीं बल्कि खरीदार रियल एस्टेट का किंग बन जाएगा। 9 साल के इंतजार के बाद आज रेरा यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट लागू हो जाएगा। ये कानून पिछले साल मार्च में संसद में पास हुआ था, जिसके लागू होने से खरीदार अब बिल्डर की मनमानी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकेंगे। हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन इसे अब तक सिर्फ 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने की अधिसूचना जारी की गई। रेरा से खरीदारों को क्या कुछ फायदा होगा, ये हम आपको ये भी बताते हैं। निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स को 3 महीने में नियामक प्राधिकरण से रजिस्टर करवाना होगा। ये सबसे बड़ा फायदा होगा। जिन्हें कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है वो प्रोजेक्ट्स भी इसमें आएंगे। इसके अलावा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स की पूरी जानकारी अब प्राधिकरण के पास होगी। अब कॉर्पोरेट एरिया पर घर बेचे जाएंगे, न कि बिल्डअप एरिया पर। कानून लागू करने वाले राज्य नियामक प्राधिकरण का गठन करेंगे। बताएं कि फिलहाल 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसे लागू किया है। वायदा पूरा न करने पर बिल्डर को 3 से 5 साल तक जेल हो सकती है। और इसी पर शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने नए कानून को रियल एस्टेट के क्षेत्र में नई जान फूंकने वाला करार दिया है। उन्होंने कहा कि नया कानून बिल्डरों के गले पर फंदा नहीं, बल्कि इससे जो बदलाव आएगा उससे बिल्डरों को ही ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा खरीदार क्योंकि उनको मिलेंगे। सेनेट कमेटी का सिफारिश एक है, बिल्डर 50% पैसा बैंक में जमा करना चाहिए अपना अकाउंट में। हमने उसको 70% तक दे गए। इस रियल एस्टेट एक्ट विल मेक बायर द किंग। 1 मई है, बहुत से बदलाव हो रहा है जो कि हम आपको लगातार बता रहे। एक और बदलाव, पेट्रोल के दाम में आज से 1 पैसा प्रति लीटर और डीजल के दाम में 44 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो गई है और इस महीने दूसरी बार कीमतें बढ़ाई गई हैं। इसके साथ ही बताएं कि आज से देश में 5 शहरों में सोने चांदी की तरह ही हर रोज के हिसाब से तेल के दाम बढ़ेंगे और घटेंगे। ये दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत के आधार पर तय होंगे। देश की 5 बड़ी पेट्रोलियम कंपनियां पायलट प्रोजेक्ट्स के तौर पर आज से इस नए तरीके को आजमाना शुरू करेंगी। प्रोजेक्ट सफल रहा तो इसे पूरे देश में लागू करने पर विचार किया जाएगा। और आइए अब जान लेते हैं कि वो 5 शहर कौन से हैं जहां पर रोजाना तेल की कीमतें तय करने का तरीका आज से आजमाया जा रहा है। ये शहर है पुडुचेरी, विशाखापट्टनम, उदयपुर, जमशेदपुर और चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने पेट्रोल चोरी के मामले में लखनऊ के एक और पेट्रोल पंप पर छापा मारा। रविवार को ही छापामारी में एसटीएफ ने पेट्रोल पंप से 10 कर्मचारियों और एक मैनेजर को हिरासत में लिया है। इससे पहले लखनऊ के 8 पेट्रोल पंप पर छापा मारकर चिप और रिमोट बरामद किए गए थे। पेट्रोल डलवाने वाली मशीन में चिप लगाकर रिमोट के जरिए पेट्रोल पंप मालिक ग्राहकों को कम तेल देते थे। लखनऊ के कई पेट्रोल पंप पर लंबे वक्त से ये गोरखधंधा चल रहा था। बिहार में कार सब स्टेशन में लगी आग।
बिहार के रोहतास में कार सब स्टेशन में भीषण आग लग गई। आग की वजह से वहां खड़ी 30 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक हो गई। अचानक आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। राजस्थान के झालावाड़ में पार्किंग को लेकर एक महिला होमगार्ड और रेजिडेंट डॉक्टर में विवाद हो गया। कहासुनी से शुरू हुआ मामला हाथापाई तक जा पहुंचा। यूपी के पेट्रोल पंप पर चिप के जरिए तेल चोरी पर लगाम लगाने के लिए एसटीएफ की छापामारी जारी है। लखनऊ में एक पेट्रोल पंप के मैनेजर और 10 कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया है। गुजरात के सूरत में सिटी बस अचानक धुआं कर जलने लगी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पंजाब के तरन तारण में कबाड़ी की दुकान में स्क्रैप के तार पर रखे माइन बम में अचानक विस्फोट हो गया। इस हादसे में कबाड़ की दुकान के मालिक और उसकी 7 साल की बेटी हताहत हुए हैं। साथ की बात में रुक रहे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने माना है कि पाकिस्तानी सेना कश्मीर के युवाओं को भड़काती है। बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों के संघर्ष को अपना समर्थन देना जारी रखेगा। बाजवा ने रविवार को नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना के जवानों को संबोधित करते हुए भारत पर कश्मीर में प्रायोजित आतंकवाद फैलाने का आरोप भी लगाया। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष ने अलगाववादियों को समर्थन देने को ही नहीं कहा, सच ये है कि वो पत्थरबाजों को भी उकसा रहा है। कश्मीर में सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी से पहले पाकिस्तान से कैसे रची जाती है साजिश। न्यूज़ 18 इंडिया का ये सनसनीखेज खुलासा। इन तस्वीरों में घाटी के छात्र सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसा रहे हैं। 17 अप्रैल और 24 अप्रैल को छात्र सड़कों पर उतर आए थे। जमकर उन्होंने पत्थरबाजी की। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और तमाम लोग घायल हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों घटनाओं के पीछे एक खौफनाक साजिश थी। आजकल कश्मीर की फिजाओं में जहर घोला जा रहा है और वो जहर घोला जा रहा है इस मोबाइल और व्हाट्सएप के जरिए। इस साजिश के लिए इस्तेमाल किया गया व्हाट्सएप। इन दोनों घटनाओं के ठीक एक दिन पहले 16 अप्रैल और 23 अप्रैल को घाटी के अलग अलग जिलों में शाम के वक्त व्हाट्सएप पर एक मैसेज तेजी से फैलाया गया। न्यूज़ 18 इंडिया को उस व्हाट्सएप मैसेज की जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसमें लिखा था, कल सुबह 10:30 बजे सारे कॉलेज के छात्रों को मेन गेट के पास इकट्ठा हो जाना है। छात्रों को एक साथ रहना होगा और जोरदार तरीके से अपना विरोध दर्ज कराना होगा। याद रहे, कॉलेज का मेन गेट ठीक 10:30 बजे। ये तो थी व्हाट्सएप ग्रुप की बात। इसी तरीके से जो ये मैसेज था फेसबुक के जरिए पूरी की पूरी घाटी में वायरल किया गया। अब जरा नजर डालिए इस फेसबुक ग्रुप के पेज पर। ये पुलवामा रिबल्स के नाम का फेसबुक पेज है। यहां पर लिखा गया है कि सारे स्टूडेंट पुलवामा डिग्री कॉलेज के हैं। वो उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि वो कॉलेज के स्पोर्ट्स ग्राउंड में इकट्ठा हों सोमवार की सुबह। और नजर डालिए कि ये मैसेज कब पोस्ट किया जाता है, 16 अप्रैल 2:58 पर, यानी एक दिन पहले दोपहर में। इसके बाद ये मैसेज घाटी के अलग अलग जिलों में चल रहे व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल कर दिया गया। इसके बाद जो कुछ हुआ वो सबने देखा। पत्थरबाजी की इस घटना में कई जवान जख्मी हो गए। ये पहली बार था जब कॉलेज छात्रों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसाए थे। अब ये भी जान लीजिए कि व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे इस मैसेज के पीछे किसका हाथ था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ऐसे मैसेज पाकिस्तान से बनकर आते हैं जिनका काम है युवाओं को संगठित तरीके से भड़काना। इस साल 4 महीने में पत्थरबाजी की करीब 400 घटनाएं हुई हैं, जिनमें से 200 घटनाओं में पहले ही व्हाट्सएप के जरिए मैसेज सर्कुलेट कर दिए गए थे। इंस्टिगेशन है जितनी भी वो उस पार से ही है। हाँ, इनकी भी काफ़ी होगी नंबर। मैं ये कहना चाहूँगा कि 400 इंसिडेंट है, इनमें से मेजॉरिटी इंसिडेंट 200+ तो ऐसे ही रहे होंगे जिनमें बाकायदा पहले से मोबिलाइज करने के लिए इन्फॉर्म किया गया होगा। पत्थरबाजी करने वाले आए इन युवाओं का कोई नेता नहीं होता। जिस तरीके से मैसेज में लिखा होता है उसी तरीके से वो अपना काम करते हैं। पाकिस्तान अच्छी तरह से जानता है कि कश्मीर में अलगाववाद इस वक्त चरम पर है।
एक तरफ पाकिस्तान कश्मीरी अलगाववादी नेताओं की हौसला अफजाई में लगा है, लेकिन नेताओं से बात उतनी जल्दी नहीं फैलती जितनी जल्दी व्हाट्सएप से ये काम हो जाता है। घाटी में 34 लाख युवा आबादी है, इनमें से ज्यादातर लोगों के पास मोबाइल है। पाकिस्तान के टारगेट पर यही युवा हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब पर प्रोपेगेंडा के जरिए पाकिस्तान इन्हीं युवाओं को भड़काकर पत्थरबाजी करा रहा है। पाकिस्तान की इस नापाक कोशिश का अंदाजा तो हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों को है, लेकिन इससे मुकाबला करने के लिए ठोस रणनीति फिलहाल नहीं है। ये सोशल मीडिया के जहाँ तक सवाल है, वो आप लोगों ने देखा है कि हर जगह पे उसको काउंटर करने की कोशिश कर जा रही है। गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिसी बनाई गई है कि उसको काउंटर किया जाए। इस वक्त घाटी में करीब 1750 व्हाट्सएप ग्रुप सक्रिय हैं। इनमें से करीब 250 व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन पाकिस्तान में हैं, जबकि 50 से ज्यादा ग्रुप पाकिस्तान में ही बनाए गए हैं। ये बात सच है कि सीमा पार से पाकिस्तान से हाथ है इन भड़काऊ चीजों को बढ़ावा देने का, लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि यहाँ के लोगों के अंदर भी जागरूकता अभियान चलाया जाए। आधारभूत सुविधा जो हैं उनको भी मजबूत बनाया जा सके, ताकि लोगों का विश्वास बन सके सरकार और व्यवस्था के बीच में। ये तो सिर्फ शुरुआती जानकारी है। पाकिस्तान इंटरनेट के जरिए घाटी में कैसे जहर बो रहा है, ये देखकर आप दंग रह जाएंगे। न्यूज़ 18 इंडिया अब आपको लेकर कश्मीर के त्राल में है, जहां पत्थरबाजों के बीच से होगी पाकिस्तानी साजिश की पड़ताल। पाकिस्तान में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद की नजरबंदी 90 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। वो 3 महीने से हिरासत में था, जिसकी मियाद रविवार रात खत्म हो रही थी, लेकिन पंजाब प्रांत की सरकार ने आतंकवाद निरोधी कानून के तहत उसकी और उसके 4 सहयोगी की नजरबंदी को 90 दिन तक के लिए और बढ़ा दिया है। 30 जनवरी को सईद और उसके 4 साथियों को पाकिस्तान में नजरबंद किया गया था। पिछले हफ्ते पाकिस्तान ने दबी जबान में माना कि हाफिज सईद आतंकी है। गृह मंत्रालय ने लाहौर हाई कोर्ट में हलफनामा देकर उसके आतंकी गतिविधि में शामिल होने की बात मानी थी। दिल्ली नगर निगम चुनावों में हार के बाद आम आदमी पार्टी में कुमार विश्वास पर घमासान मचा हुआ है। विधायक अमानतुल्लाह खान ने कुमार विश्वास पर बीजेपी के इशारे पर पार्टी तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाया, तो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर उन्हें छोटा भाई बताकर उनका बचाव किया। अमानतुल्लाह ने पत्रकारों को SMS भेजकर कुमार विश्वास पर आरोप लगाया था कि वो विधायकों पर खुद को पार्टी संयोजक बनवाने का दावा डाल रहे हैं। उन्हें बीजेपी से 30 करोड़ रुपए दिलवाने का लालच दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वास अपने 4 विधायकों की मदद से ये साजिश रच रहे हैं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल को कुमार विश्वास के बचाव में उतरना पड़ा। कुमार विश्वास के बचाव में अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया। क्या लिखा बता दें आपको। कुमार उनका छोटा भाई है। कुछ लोग दोनों के बीच दरार दिखा रहे हैं। केजरीवाल ने ऐसे लोगों को बाज आने की चेतावनी भी दी और ये भी ट्वीट किया कि कोई उन दोनों को अलग नहीं कर सकता। और केजरीवाल के इसी ट्वीट के बाद भी अमानतुल्लाह खान के रुख में कोई बदलाव नहीं आया। न्यूज़ 18 इंडिया के संवाददाता अमित सिंह से बातचीत में उन्होंने कुमार विश्वास पर लगाए गए आरोपों को एक बार फिर से दोहराया। सर, आपने कुमार विश्वास पर आरोप लगाया है कि वो पार्टी को हड़पना चाहते हैं, वो कन्वीनर बनना चाहते हैं, विधायकों से लगातार वो मिल रहे हैं। देखिए, कुछ लोग हैं जो बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं और हड़पना चाहते हैं। यही कोशिश योगेंद्र जी ने की थी, योगेंद्र यादव जी ने। उनको पार्टी छोड़कर जाना पड़ा और अब कुछ लोग और कोशिश कर रहे हैं। तो ये पार्टी से बड़े सारे लोगों की आस है, उम्मीद है। लोगों को उम्मीद की नज़र से देखते हैं। तो आज जो लोग आरएसएस और बीजेपी के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं, तो हम उनकी मुखालफत करते हैं। तो हम तो पार्टी के साथ हैं। जो लोग पार्टी के खिलाफ हैं, हम उनकी मुखालफत कर रहे हैं। और कुछ हमारी पार्टी के 4 विधायकों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनको बुला करके विधायकों को समझाया जा रहा है कि भाई आप जो है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बात करो, अरविंद केजरीवाल कन्वीनरशिप से हटाओ, हमें बनाओ, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप बीजेपी में शामिल हो जाओ। बीजेपी पूरा 30 करोड़ रुपया हर एक एमएलए को देने के लिए तैयार हैं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है कि जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कुमार विश्वास को लेकर, वो पार्टी में दरार पैदा कर रहे हैं। कुमार विश्वास उनका छोटा भाई है। जो इस तरह की बातें कर रहे हैं वो पार्टी के दुश्मन हैं। देखिए, अरविंद जी ने तो खुद कहा कि हमारी पार्टी में कुछ लोग दरार पैदा करना चाहते हैं, पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जो बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं। गुजरात में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी की चुनावी तैयारी जोरों पर है।
गुजरात दिवस के मौके पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज राज्य का रुख कर रहे हैं। गुजरात के आदिवासी बहुल नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा इलाके में एक रैली करेंगे। चुनावी अभियान का शंखनाद यहीं से करेंगे और इसी को देखते हुए गुजरात कांग्रेस भी रैली से जुड़ी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। लंबे समय तक गुजरात में आदिवासी समुदाय पर कांग्रेस की पकड़ रही है। हालांकि हाल के कुछ सालों में बीजेपी कांग्रेस के इस परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगा चुकी है। यही वजह है कि राहुल की रैली के जरिए कांग्रेस वापस आदिवासी मतदाताओं को रिझाने की कोशिश में जुटी है। राहुल गांधी की इस बड़ी रैली को संबोधित करने के अलावा यहां के कुछ आदिवासी प्रतिनिधियों से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है। साथ ही वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश भी बढ़ाएंगे। दरअसल अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास किया और जनता को अपनी सरकार की कई खूबियों के बारे में भी बताया। हालांकि अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे पर कांग्रेस का कहना है कि राहुल का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन वो व्यस्तता की वजह से पहले नहीं जा सके। वहीं कांग्रेस के दावे पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए गुजरात दौरे के दौरान राहुल गांधी जितना कीचड़ उछालेंगे उतना ही कमल खिलेगा। राहुल जी हमेशा जब से जनरल सेक्रेटरी बने हैं, उससे पहले भी जब एमपी थे तब भी घूमते रहे हैं और घूमते रहेंगे। इसमें किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जितने भी गुजरात प्रवास करेंगे उतना ही बीजेपी को फायदा है। वो गुजरात को टारगेट करते हैं, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व को टारगेट करते हैं और जितना भी कीचड़ उछालेंगे उतना कमल खिलेगा। पुलिस जब घर के दरवाजे पर दस्तक देती है तो पड़ोसियों में कानाफूसी होने लगती है। घर वालों का मन आंशिक आशंकाओं से घिर जाता है, लेकिन कच्छ पुलिस जब किसी के घर के दरवाजे पर पहुंचती है तो पड़ोसी समझ जाते हैं कि कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। दरअसल गुजरात के कच्छ जिले में पुलिस ने एक ऐसा काम शुरू किया है कि लोगों की सोच बदल गई। इस खास शादी में कच्छ पुलिस आपका स्वागत करती है। दुल्हा दुल्हन अपनी मर्जी से शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। घर वाले भी गिले शिकवे भूल चुके हैं। आप भी आइए और नव दंपति को शुभकामनाएं दीजिए। कच्छ पुलिस। गुजरात का कच्छ जिला, जिसकी पहचान है सफेद रेत के इस मैदान से, जिसे दुनिया रण के नाम से जानती है। कच्छ की पहचान है उसके रंगों से। ये खूबसूरती, ये मस्ती, ये अलबेला अंदाज और ये विरासत, ये सब कुछ मिलकर कच्छ को एक ऐसी पहचान देते हैं कि देश दुनिया के लोग इसके सम्मोहन में यहाँ खिंचे चले आते हैं। लेकिन अब कच्छ को एक नई पहचान मिल रही है और ये पहचान उसे कच्छ पुलिस ने दिलाई है। आज तक आपने पुलिस वालों को लेकर जितनी खबरें पढ़ी, सुनी या फिर देखी हैं, ये उन सब से अलग है, क्योंकि कच्छ पुलिस वो काम कर रही है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। पुलिस अधिकारी प्रेमी जोड़ों की करा रहे हैं शादी। शादी में आने वाली मुश्किलों को दूर कर रही है पुलिस। घर वालों से बात कर राजी कर रही है पुलिस। लड़कियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दे रही है पुलिस। पुलिस की इस बदली भूमिका के बारे में आपको और बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बताते हैं कि आखिर कच्छ पुलिस को ये कदम क्यों उठाना पड़ा। पिछले कुछ वक्त से कच्छ जिले के कई इलाकों में लव जिहाद को लेकर तनाव का माहौल रहा है। लड़का लड़की ने अपनी मर्जी से भी शादी की तो परिवार वालों ने या फिर बाहरी लोगों ने उसे लव जिहाद का मामला बताया और नवविवाहित जोड़े को जबरन अलग कर दिया। कुछ ऐसे मामले भी सामने आए जिसमें लड़की को लड़के की असली पहचान के बारे में शादी के बाद पता चला।
कच्छ पुलिस के मुताबिक पिछले 1 साल में लव जिहाद के 6 मामले सामने आए। इन सभी मामलों में लड़की ने धोखे की शिकायत की। लड़की को धोखे में रखकर किसी और धर्म के लड़के से शादी करा दी गई। राज खोलने के बाद लड़की घर तो वापस आ गई, लेकिन उसकी आगे की जिंदगी मुश्किलों से घिर गई। इसके बाद कच्छ पुलिस ने लड़कियों को धोखेबाजों से बचाने के लिए, उन्हें मुश्किलों से निकालने के लिए एक अनूठी पहल की। कच्छ पुलिस लड़कियों के लिए मैरिज ब्यूरो और डिटेक्टिव एजेंसी का काम करने लगी। हमें कई सारे नुस्खे भी दिए जिससे हम अपना स्व बचाव कर सकते हो। अपनी इस खास मुहिम को कच्छ पुलिस ने नाम दिया है भगनी सक्षमता अभियान। इसके तहत महिला पुलिस अधिकारी स्कूल और कॉलेज में जाकर वहां लड़कियों से मिलती हैं। उनको पूछा जाता है कि क्या वो किसी लड़के से प्यार करती हैं, क्या उन्हें कोई लड़का पसंद है, लेकिन उसके बारे में पूरी मालूमात नहीं है। क्या कोई अनजान लड़का उन्हें रिझाने की कोशिश में लगा है। इसके बाद पुलिस अधिकारी उस लड़के के बारे में सारी जानकारी जुटाकर लड़की को बताती है। लड़का किस धर्म का है, वो करता क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी है, उसके परिवार में कौन कौन है। ये सारी जानकारी मिलने के बाद अगर लड़की उस लड़के से शादी करना चाहे तो पुलिस बाकायदा परिवार वालों से मिलकर उन्हें राजी करती है। मान लो कि किसी बेटी को कोई लड़का पसंद है, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि उस लड़के का कास्ट बैकग्राउंड, उसका रिलीजियस बैकग्राउंड या उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड लड़का कोई अलग बताता है। जब लड़की के साथ रिलेशन होता है तो कुछ अलग बताता है, और वाकई में जब दोनों के बीच शादी होती है तो लड़के को जब वो शादी करके लड़के के घर जाती है तो कुछ अलग ही नजर आता है। कच्छ पुलिस की इस खास मुहिम के तहत अब तक 9,039 लड़के लड़कियों से संपर्क किया जा चुका है। इस मुहिम से जुड़कर 4 हिंदू लड़कियों ने मुस्लिम युवकों से और 2 हिंदू युवकों ने मुस्लिम लड़कियों से शादी रचाई है। कच्छ पुलिस के इस अभियान के बाद लव जिहाद को लेकर होने वाले तनाव में भारी कमी है। आम लोग भी शादी करा रही पुलिस का ये रूप देखकर दंग है। तो अब आपके पास गुजरात जाने की एक और वजह हो गई है। क्या पता आपको ऐसे ही किसी बारात में नाचने का मौका मिल जाए जिसका आयोजन पुलिस की देखरेख में हो रहा हो। अरे कब तक नाचोगे बारात में? कुछ दिन तो नाचो गुजरात में। गुजरात के सूरत में सिटी बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते बस धू-धू कर जलने लगी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। अब तक की जानकारी के मुताबिक हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तेलंगाना के हैदराबाद में पुलिस ने 4 करोड़ 41 लाख रुपए के पुराने नोट जब्त किए हैं। जब्त की गई रकम बंद किए जा चुके 500 और 1000 के नोटों की शक्ल में है। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि अब तक साफ नहीं हो पाया है कि इनके पास से पुराने नोटों की इतनी बड़ी खेप कहां से आई। स्पेसिफाइड बैंक नोट्स सेसेशन ऑफ लायबिलिटीज एक्ट 2017 सेक्शन 7 के अंदर बुक करके बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन हैंड ओवर कर रहे हैं। फर्दर रिमांड और इंट्रागेशन करेंगे। और आगे बढ़े उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। चार पुलिस वाले घायल हो गए जबकि एक नागरिक की मौत हो गई। पंजाब के रोपड़ में नकली पिस्तौल के दम पर टोल प्लाजा को लूट लिया गया। 10,000 की लूट के इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पटना के मनेर में बिजली के सब स्टेशन में जमकर तोड़फोड़ की गई। भीषण गर्मी के दौरान ट्रांसफार्मर जलने की वजह से लोग नाराज थे। झारखंड के जामताड़ा में अवैध शराब से भरे एक ट्रक को पकड़ा गया। ट्रक से बरामद विदेशी शराब की 500 कार्टन की कीमत 40 लाख बताई जा रही है। यूपी के बलिया में अखिल भारतीय गौड़ महासभा के जिला कार्यकारिणी चुनाव में जमकर लाठियां चली। धांधली का आरोप लगाते हुए 2 प्रत्याशी आपस में ही भिड़ गए। और साथ की बात में रुक रहे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मथुरा के वृंदावन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर सैकड़ों लड़कियों की फोटो वायरल होने के मामले ने तूल पकड़ लिया है।
पुलिस पर इस मामले में कार्रवाई नहीं करने के आरोप लग रहा है और इस मामले में आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। 27 अप्रैल को वृंदावन की रहने वाली समाज सेविका लक्ष्मी गौतम ने मामला दर्ज करवाया था। शिकायत के 4 दिन बाद भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होता देख लड़कियों और उनके अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा। लड़कियों के परिजनों ने वृंदावन कोतवाली का घेराव किया और इस दौरान उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। 4 दिन हो चुके हैं, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हम लोग आज इस वजह से यहाँ पर आने के लिए मजबूर हुए हैं। 4 दिन से जब भी मैं निकलती हूँ तो मुझे ये सुनने को मिलता है कि आप इस लड़की की फोटो फेसबुक पर डली हुई है और लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप भी कर रहे हैं फोटोज और एक दूसरे को भेज रहे हैं। चौथा दिन है, न तो अभी अपराधी पकड़ा गया है, न अपराधी की कोई खबर लगी है। तो 3 दिन से हम रोज कोतवाल साहब से बात कर रहे हैं फोन पर और पूछ रहे हैं कि इन बेटियों का क्या होगा जो घर से निकल नहीं पा रही और दहशत में है। 4 दिन पहले मामला सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश की महिला और बाल कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने भी मामले को बहुत गंभीर बताया था। ये तो बहुत ही गंभीर मामला है और मैं समझती हूँ कि अपराध है, क्योंकि बहुत सख्त कानून बने हुए हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए। और ऐसा हुआ तो मैं आज एसएसपी से बात करती हूँ कि इसमें क्या कार्रवाई हुई है, कितनी हुई है और इसको बंद होना चाहिए। आज से दिल्ली परिवहन विभाग राजधानी के 20 रूटों पर डेस्टिनेशन बसें चलाने जा रहा है। ये बसें निर्धारित रूट से शुरू होकर बिना रुके अंतिम पड़ाव तक जाएंगी। सभी एसी बसें होंगी और इसमें सामान्य एसी किराया ही लगेगा। इस सेवा की शुरुआत दफ्तर आने जाने वालों को ध्यान में रखकर की गई है। डीटीसी की इस सेवा के तहत 4 बसें द्वारका, रोहिणी और बदरपुर बॉर्डर से चालू होकर नेहरू प्लेस, शास्त्री भवन, कनॉट प्लेस और सीजो कॉम्प्लेक्स जाएंगी। इसके अलावा 4 बसें जनकपुरी और 4 बसें पड़फरगंज के ब्लॉक्स अपार्टमेंट से भी नेहरू प्लेस, शास्त्री भवन, कनॉट प्लेस और सीजो कॉम्प्लेक्स तक जाएंगी। बसें सुबह 7:55 पर चलकर 8:40 के बीच में इनका रूट तय किया गया है चलने का समय और शाम को वापसी का समय 5:55 बजे नेहरू प्लेस, कनॉट प्लेस, शास्त्री भवन और सीजो कॉम्प्लेक्स से शुरू होगा। बिहार के भागलपुर में जेडीयू के राज्यसभा सांसद केकशा परवीन के घर पर अज्ञात अपराधियों ने बम फेंका। इस हमले में सांसद के बॉडीगार्ड सहित 4 लोग घायल हुए हैं। जेडीयू सांसद के घर पर बम फेंकने के बाद अज्ञात अपराधी मौके से फरार हो गए। हमले में घायल हुए लोगों को मायागंज अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बम हमले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस सांसद के घर में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है ताकि फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान हो सके। स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए भी पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है। कर्नाटक बीजेपी में चल रहे अंदरूनी कलह पर पार्टी नेतृत्व ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा और विधान परिषद में पार्टी के नेता ईश्वरप्पा की आपसी खींचतान को पार्टी नेतृत्व ने गंभीरता से लिया है, क्योंकि पार्टी बर्खास्त इनको कर दिया है। इसके अलावा पार्टी में कलह को शांत करने के राष्ट्रीय महासचिव पी मुरलीधर राव को नियुक्त किया गया है। ईश्वरप्पा ने येदियुरप्पा पर आरोप लगाया था कि वो ईमानदार और कर्मठ कार्यकर्ताओं के बजाय सिर्फ अपने करीबियों को ही पार्टी के पदों पर नियुक्त कर रहे हैं। पार्टी के बारे में बाहर चर्चा करना ये हमारे पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र और पद्धति के खिलाफ हम मानते हैं और उसका सम्मान सब करना चाहिए। और उसका सम्मान अगर कोई नहीं करता है तो उसका पार्टी के पद्धति के खिलाफ माना जाएगा। और ये सभी प्रदेशों में ये मानते हैं, हम उस प्रकार से चलाएंगे। कर्नाटक में कुछ समस्याएं हैं, लेकिन हर जीवंत पार्टी में जो समस्या होती है वो है उसकी समस्या का समाधान करने की क्षमता इस पार्टी में है। हॉलीवुड अभिनेता ट्रॉय जेम्स ने एक रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो शेयर किया है। जेम्स अपने शरीर को तोड़ मरोड़ कर एक मकड़ी की शक्ल में ढाल लेते हैं। उसके बाद मकड़ी की तरह ही फर्श पर चलने भी लगते हैं। अपने इन्हीं अजीबोगरीब स्टंट्स की वजह से वो हॉरर स्टार के नाम से भी जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश की मुरैना में बैंक एटीएम से पैसे निकालने गए एक शख्स के होश उड़ गए। टेलर मशीन से निकाले गए 500 के 4 नोट नकली निकले। गोवर्धन शर्मा नाम के शख्स ने जरूरत पड़ने पर गणेशपुरा इलाके में मौजूद एसबीआई बैंक के एटीएम से रुपए निकाले थे। 500 के इन नोटों में गांधी जी की तस्वीर गायब थी। इसके बाद गोवर्धन ने एसबीआई बैंक के कई चक्कर लगाए।
लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जब मैं राधिका पैलेस मेन ब्रांच पहुंचा तो मैनेजर साहब ने कहा इसे दे जाओ, जमा कर जाओ, सुबह कुछ करेंगे। उनने जमा कर ली, लेकिन सुबह मैं गया तो उन्होंने कही साहब ये तो RBI का फॉल्ट है, RBI हम भेजें देंगे, चेंज करती है नहीं चेंज करती। तो मैं सर मैं क्या करूँ कि इसके बकाया सीरियल कहाँ चले गए, वो नोट कहाँ है? मैंने पूछा सर मैं इसका जिम्मेदार मैं हूँ या आप हैं, कि इसका हम कुछ कह नहीं सकते, इस नोट का कुछ नहीं होगा। अमेरिका के टेक्सास में आए तूफान ने भारी तबाही मचाई है। तूफान की चपेट में आने से कई लोग जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जबकि कई घरों को नुकसान पहुंचा है। इस तूफान की वजह से कई पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गए, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हुआ है। वहीं तूफान की वजह से कई गाड़ियों के पलटने की भी खबर है। क्यूबा के आटी मेसा में सेना का एक विमान हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 8 जवानों की मौत की खबर है। सेना के मुताबिक AN-26 नाम के इस विमान ने प्लेया बाराकोआ के से उड़ान भरी थी और लगभग 65 किलोमीटर उड़ान के बाद कैंडेलेरिया शहर के पास क्रैश हो गया। हालांकि विमान हादसे की वजह के बारे में फिलहाल कुछ पता नहीं चल पाया है। सीरिया के पूर्वी घोटा में सड़क पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर कुछ बदमाशों ने गोलीबारी कर दी, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे लोगों पर सेना की वर्दी में आए बदमाशों ने अचानक हमला कर दिया, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। गोलीबारी में घायल लोगों को अस्पताल भर्ती करवाया गया है। हाई प्रोफाइल संत भय्यू महाराज ने इंदौर में हिंदी रीति रिवाजों के साथ दूसरी शादी कर ली और इस शादी में बेहद करीबी लोगों को ही बुलाया गया था। भय्यू महाराज ने ग्वालियर की डॉक्टर आयुषी के साथ फेरे लेकर शादी को के बंधन में वो बंध गए। साथ की बात में इतना ही।